आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है जो मेरे दोस्त नवीन की भाभी के साथ घटी थी, जिनका नाम था वर्षा। उन्हें मैं बहुत अच्छे से जानता था क्योंकि मैं उनके पड़ोस में रहता था और मैं अपने दोस्त नवीन से मिलने अक्सर उनके घर जाया करता था, कभी खेलने तो कभी पढ़ाई करने। माने तो मैं उनका एक परिवार का हिस्सा था। उनका परिवार बहुत बड़ा था। उनके परिवार में कुल 8 लोग रहते थे। मेरा दोस्त नवीन, उसके माता पिता, उसके 2 बड़े भाई और 2 भाभियां, वर्षा और सुनैना। वर्षा भाभी घर की बड़ी बहू थी और उनका एक 3 साल का बेटा था, वेदांत, जो बहुत ही शरारती था। बड़ा अच्छा परिवार था, हमेशा हंसी मजाक करते रहता था। वर्षा भाभी को घर में बेटी की तरह रखते थे, इसलिए उन्हें कभी अपने घर की कमी महसूस नहीं होती थी। वर्षा भाभी माँ दुर्गा की बड़ी भक्त थी, उन्हें बहुत मानती थी, इसलिए हर साल उनके कहने पर नवरात्रि में मटका रखा जाता था, जो नवरात्रि के 9वें दिन में गरबा खेलने के बाद रात को विसर्जन किया जाता था पास के तालाब में, जो हमारे एरिया से 2-3 किलोमीटर दूर था। ऐसे ही हर साल नवरात्रि मनाई जाती थी। इस साल भी हमेशा की तरह नवरात्रि में मटका रखा गया और हर्ष और उल्लास से हम सभी नवरात्रि में गरबा डांडिया खेल रहे थे। इस बार भी नवरात्रि में हमने बहुत मजे किए और हर साल की तरह 9वें दिन हम सभी मटका विसर्जन करने तालाब जा रहे थे। इस बार गरबा खेलते खेलते वक्त का पता ही नहीं चला। रात के 11:30 बज चुके थे। हम सभी पैदल चल के तालाब जा रहे थे। मैं और नवीन साथ चल रहे थे और हमारे आगे नवीन के 2 भाई वेदांत का हाथ पकड़कर चल रहे थे और उनके आगे वर्षा भाभी सिर पर मटका रखकर सुनैना भाभी के साथ चल रही थी। हमें वहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 12 बज चुके थे। वर्षा भाभी ने मटके की आरती उतारी और तालाब में विसर्जित कर दिया। वापस लौटते वक्त उन्होंने वेदांत को अपनी गोद में ले लिया और देवरानी के साथ चलने लगी। इस बार मैं और नवीन सबसे आगे चल रहे थे और वर्षा भाभी और सुनैना भाभी सबसे पीछे चल रही थी। रात काफी हो चुकी थी और अचानक हवाएं भी तेज हो गई थी। कुछ दूर चलते ही वेदांत नीचे उतरने की जिद करने लगा और वर्षा भाभी को परेशान करने लग गया। वर्षा भाभी उसे चुप करा रही थी, फिर भी वो मान ही नहीं रहा था। इसलिए उनके पति के कहने पर उन्होंने वेदांत को नीचे उतारा और उंगली पकड़कर चलने लगे। थोड़ी देर चलने पर वर्षा भाभी और सुनैना भाभी बातों में लग गई। तभी वेदांत ने उनकी उंगली लटके से जोड़कर पीछे की ओर भागने लगा। तभी वर्षा भाभी का ध्यान गया और जोर से वेदांत को बुलाने लगी, किधर जा रहा है, इधर आओ मेरे पास। और वेदांत के पीछे भागकर उसे गोद में उठा लिया और जोर से उसे डांटा।
थोड़ी देर चलने के बाद हम सभी घर पहुंच गए। मैं अपने घर चला गया और वो अपने घर। मैं बहुत थक चुका था गरबा खेल के, इसलिए मैंने अपने कपड़े बदले और फ्रेश होकर अपने कमरे में सो गया। मैं गहरी नींद में था, तभी अचानक मेरे घर की डोरबेल बजी। मैंने घड़ी देखी तो 3:30 बज रहे थे। मैं थोड़ा घबरा गया था। यही सोच रहा था कि दरवाजे पर कौन हो सकता है कि तभी नवीन की आवाज आई। नवीन की आवाज सुनकर मेरी घबराहट कम हुई और मैंने फौरन दरवाजा खोला। तभी देखा तो नवीन बहुत डरा हुआ था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि अरे अरे वर्षा भाभी अलग बर्ताव कर रहे हैं यार, घर पे सब डरे हुए हैं, जल्दी आना मेरे साथ। हालांकि मैं उसकी बातों को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए मैं उसके साथ उसके घर गया। उसके घर का दरवाजा खुला था। मैं और नवीन अंदर गए। तभी जो नजारा हमने देखा वो बहुत ही डरावना था। हमने देखा कि घर के सभी लोग बाहर के कमरे में एक कोने में डर के खड़े हैं और वर्षा भाभी किचन की ओर अकेली खड़ी है। इन सभी को गुस्से में देख रही थी। उनके बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल। गुस्से में जोर जोर से आवाज कर रही थी। ये देखकर मैं और नवीन चिल्ला उठे। तभी वर्षा भाभी की नजर हम पर पड़ी। पता नहीं पर वर्षा भाभी हमें देखकर बेडरूम में भाग गई और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर नवीन के पिताजी ने फौरन ही भागकर बेडरूम का दरवाजा बाहर से लॉक कर दिया। सभी बहुत घबराए हुए थे और हैरान भी कि क्यों वर्षा भाभी ऐसा बर्ताव कर रही थी। उनके ससुर को अंदाजा हो चुका था कि ये हरकत वर्षा की नहीं किसी और की है, इसलिए उन्होंने फौरन ही उनके दोस्त को बुलाया जो एक पेशे से तांत्रिक थे। जब से वर्षा भाभी बेडरूम के अंदर गई थी तब से बेडरूम के अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी, मानो कोई अंदर ही ना हो। हम सभी बहुत डरे हुए थे और हम में से किसी की भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि बेडरूम का दरवाजा खोल सके। तभी तांत्रिक आए और नवीन के पिताजी ने उन्हें सारी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद तांत्रिक ने उन्हें पूछा, वर्षा कहाँ है अभी? तभी उन्होंने दरवाजा की ओर इशारा करते हुए कहा, अंदर। तांत्रिक ने फौरन ही दरवाजा खोला और अंदर गए। हम सभी भी उनके पीछे पीछे अंदर गए। तभी देखा कि वर्षा भाभी बेड पर दीवार की ओर मुंह कर कर सोई हुई है। ये देखकर हम सभी दंग रह गए। तांत्रिक ने वर्षा भाभी को उठाते हुए कहा, बेटा उठो, मैं हूं। ये सुनते ही वर्षा भाभी फौरन उठकर बेड पर बैठ गई और तांत्रिक को घूर घूर कर
देखने लगी। ये देखते ही उन्हें साफ पता चल चुका था कि वर्षा भाभी के अंदर कोई आदमी की आत्मा है। तभी उन्होंने उस आत्मा से पूछा, कौन हो भाई, किधर से आए हो? तभी वर्षा भाभी ने भारी आवाज में कहा, मैं पास ही से आया हूं। तभी तांत्रिक ने उससे पूछा कि क्यों इस औरत के अंदर आए हो, क्या बिगाड़ा इस औरत ने तुम्हारा? तभी वो आदमी भी बोला, मैं सामने से नहीं आया, इस औरत ने मुझे बुलाया है। आज ही इस औरत ने मुझे बुलाया था, कहा था किधर जा रहे हो, आओ इधर मेरे पास, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये सुनकर हम सभी बहुत डर चुके थे, क्योंकि हम सभी को पता था कि वर्षा भाभी ने तो वेदांत को बुलाया था, ना कि इस आदमी को। तभी तांत्रिक ने उससे वर्षा भाभी के अंदर से बाहर निकल जाने को कहा। तभी उस आदमी ने कहा, मैं महीनों से भूखा हूँ, जिस जगह में से आया हूँ वहाँ मेरी भूख से मौत हुई थी, मुझे खाना दे दो, उसके बाद मैं चला जाऊंगा। ये सुनते ही तांत्रिक ने सुनैना भाभी से कहा कि फौरन थाली सजा दे इसके लिए। खाना देखकर वो आदमी रोने लगा और कहा उसने, आप लोग के कारण अब मैं भटकूंगा नहीं। और फौरन खाना खाने लग गया। खाना खाने के बाद तांत्रिक ने वर्षा भाभी के नारियल से नजर उतारी और बिना पीछे मुड़े घर के बाहर जाने लगे। ये देखते ही हम सब भी उनके पीछे चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वो तालाब के पास गए और वहां पर उन्होंने उस नारियल को फोड़ दिया। नारियल अंदर से पूरा काला था। हम सभी वापस घर लौटे। तभी तांत्रिक ने कहा कि अब कोई चिंता की बात नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। तभी हम सभी ने चैन की सांस ली और उन्होंने वर्षा भाभी को कहा कि आज के बाद सुनसान अंधेरी जगहों पे कभी भी चल आ ऐसे शब्द मत बोलना, वरना कोई सुन